Okay, so did you all try to run the programs? Anyone? सर मैंने एक्सेप्शन का वो इंटीजर में करके देखा, इंटीजर डिवाइडेड बाय 0। तो जब इंटीजर डेटा टाइप लेकर के देख रही थी तब एक्सेप्शन आ रहा था, दैट इज एक्सेप्शन इज थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग्वेज डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। लेकिन वहीं अगर हम लोगों ने डबल डेटा टाइप लिया तो डायरेक्टली आउटपुट आ रहा था इन्फिनिटी। या सो यही बात हम लोगों को, सिंस एज वी हैव learned some language in the previous semester and we might be aware about some other languages also, everyone, हम लोग को ना ये बात को ना हर डिफरेंट लैंग्वेज में जहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑपरेट करते हैं, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हर एक में इस वैल्यू को ना टेस्ट करना चाहिए कि क्या इंटीजर डिवीजन में अगर हम डिवीजन बाय 0 लेते हैं तो सभी लैंग्वेजेस सेम तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, या हम फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे अगर कंसीडर करते हैं डबल या फ्लोट में, तो जिस तरह से जावा बिहेव कर रहा है इन्फिनिटी वहां पे शो करके इनफाइनाइट, तो क्या दूसरे लैंग्वेजेस में भी ये चीज हो रहा है या कुछ और अल्टरनेट भी अवेलेबल है? Having said that, we must also consider that and unfortunately कभी किसी स्टूडेंट ने भी नहीं उठाया इस बात को, और एज अ टीचर हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया कि सी प्रोग्रामिंग जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, जहाँ पे एक्सेप्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वहां पे अगर लोग डिवीजन बाय 0 करते तो क्या रिजल्ट देता? क्या वो कोई रिजल्ट देता या एरर जनरेट कर देता? क्योंकि एक्सेप्शन तो था नहीं वहां पे। तो उसको भी हम लोग को ना थोड़ा सा एक्सटेंसिवली चेक करना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट परहैप्स आवर रिसर्च इज गोइंग टू बी ऑन। सो एक्सेप्शन के साथ वी कैन से दैट जो जावा एक्सेप्शंस जो होते हैं, दीज आर नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट of the language itself that describes or defines an exceptional condition। ठीक है ना? आपके पीस ऑफ कोड में जो एक एक्सेप्शनल कंडीशन या सिनेरियो अराइज कर रहा है, अब ये एक्सेप्शनल कंडीशन जो है वो या तो किसी साइंटिफिकली ये साइंटिफिक एक्सप्रेशन से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकल करके आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय 0, ये जावा का खुद का तो किया धरा नहीं है, ये तो मैथ्स का एक सिनेरियो है जिसको एक्सेप्शनल केस माना जा रहा है। अब उसको एक लैंग्वेज में हम रन कर परफॉर्म करें तो वो कैसे बिहेव करेगा वो जानना था, ठीक है ना? तो उसके लिए यहाँ पे आगे ये चीज अगेन क्वेश्चन ये भी आता है कि 0 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज वी नो दैट 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, है ना, एक्सेप्ट 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 0 टेंड्स टू गिव द आंसर एज 0। आपके पास 0 सामान है, आपने 5 लोगों में बांटना है, 0 डिवाइडेड बाय 5, सो एवरीवन विल गेट 0। ठीक है, उसके बारे में किसी ने नहीं बोला कि जब कोई चीज है ही नहीं तो उसको आप डिवाइड कैसे कर रहे हो, बट ये माना हुआ चीज है कि 0 इज एन एंटिटी and an entity that is being divided amongst 5 people, 2 people let's say, तो उसके पर्सपेक्टिव पे हमारा आंसर क्या आएगा? सो ये 0 को लेकर के जो कंफ्यूजन और कंफ्लिक्ट बना हुआ है मैथ्स में या साइंटिफिक वर्ल्ड में, इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने अंदर कैसे ऑपरेट करता है, यानी इनफैक्ट हम लोग बचपन से कुछ एज में कैलकुलेटर भी यूज किए होंगे। व्हाट डज 0 by 0 और 10 by 0 सिग्निफाइज इन अ कैलकुलेटर? We must also see to those things. Again, कैलकुलेटर अभी तो ऑन हैंड डेफिनेटली मोबाइल फोन में होगा ही, तो जब तक हम लोग बात कर रहे हैं तब तक सभी कोई टेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर आने से जो आउटकम में चेंजेस दिखाई दे, ठीक है, वो एक्सेप्शन है हमारा, और इसी एक्सेप्शन को हमको हैंडल करना है। सो दैट्स व्हाई द टर्म इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। परहैप्स अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिलेबस है या फिर ग्रेजुएशन तक में या मास्टर्स तक में जो हमारे पास जो
कोर्सेज आते हैं उसमें हम लोग बहुत एलैबोरेट इस चीज को नहीं कर पाते हैं, बट एक्सटेंसिवली ट्राई कैच थ्रो या डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो एक डेवलपमेंटल फेज में आते हैं। ओके, ये एग्जांपल तो था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन। व्हाट अबाउट मेमोरी एक्सेप्शन? खुशी, प्रेरणा, एनीवन? Yes, sir. Can you repeat once again? सॉरी, एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, आपने क्या पूछा? मैंने पूछा एक मेमोरी एक्सेप्शन जो था, जो हम लोग अरे के बारे में डिस्कस किए थे, उसके बारे में क्या हुआ? डिड यू ट्राई दैट वन? नहीं नहीं सर, मैं नहीं कर पाई एक्चुअली ना। मेरा VS कोड में एक एरर, जैसे ही कोई प्रोग्राम बना रही थी ना, तो जैसे ही रन करूं तो दिखाने लग रहा था कि कुड नॉट फाइंड और लोड द मेन क्लास। कल मेरा सारा दिन उसको ही रिजॉल्व करने में चला गया। फिर मुझे वापस से ओरेकल से जा करके वो अपडेटेड वर्जन फिर आज उसको इंस्टॉल की हूँ, तब जा करके वो रिजॉल्व हुआ है। ओके, तो कोई प्रोग्राम ही मेरा रन नहीं कर पा रहा था। ये हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सिस्टम में अवेलेबल है तो जल्दी से इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बट स्टिल जो भी आउटपुट यहाँ पे अभी शो करेगा, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपने इंडिपेंडेंट सिस्टम पे रन करके देखें। डोंट बी ओवर रिलायंट और ओवर डिपेंडेंट ऑन वॉट एवर माई ऑनलाइन वर्जन इज स्टेटिंग, ठीक है ना। ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, हो, बिकॉज एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है। आपको एक स्टैंड अलोन सिस्टम पे रेफर करके देखना चाहिए जहां पे आपके पास खुद का एक कंपाइलर होगा। So today we are going to see memory exception. ठीक है, inside this main method इनफैक्ट हम लोगों ने अरे का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है जावा में। विल कम बैक टू इट आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक। तो अरे ना जावा में कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। हियर वी हैव डिक्लेयर्ड एन अरे बाय द नेम ए ऑफ साइज 5। तो ये अरे ए जो है अपने अंदर 5 एलिमेंट ऑफ इंटीजर टाइप है, इंट लिखा है ना, ऑफ इंटीजर टाइप ये स्टोर कर सकता है। Input 5 values of int type। इसके लिए हम लोग को इंपोर्ट ये सब लगाना पड़ेगा जल्दी से। इंपोर्ट जावा डॉट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा अरे का, वी नो। ठीक है, ये हम लोगों ने इनपुट करा लिया। एवरीथिंग सीम्स फाइन।
अब हम सिर्फ इस चीज को ना प्रिंट कर देंगे। अभी विजिबल है ना? यस सर। फाइव वैल्यूज ऑफ इंट टाइप आर, इसको हम अनफॉर्चुनेटली 7 कर दिए, बाय मिस्टेक हो गया यूजर से या कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे ना प्रिंट कर देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इफ यू सी ओवर हियर इन दिस लाइन, हम लोगों ने एक अरे डिक्लेयर किया जो कि 5 एलिमेंट अपने अंदर स्टोर कर सकता है, मैक्स टू मैक्स। हम लोगों ने जब इनपुट कराया एलिमेंट्स, तब भी यहाँ पे ठीक था, हम 5 एलिमेंट ही इनपुट करवा रहे थे 0 से 4 तक, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जब हम प्रिंट कराने के लिए आए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हो गया, आई एम ट्राइंग टू प्रिंट मोर देन द लिमिट ऑफ द अरे। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास 5 एलिमेंट तक का था, हमने भर दिया था। उसके बाद 6th एलिमेंट क्या होगा, 7th एलिमेंट क्या होगा, ये जो भी जहां तक जा रहा है। तो लेट्स रन दिस वन। ठीक है, अभी तो कोई इशू नहीं आया, प्रोग्राम कंपाइल करके रन कर रहा है सक्सेसफुली। इनपुट 5 वैल्यूज 12, 11, 9, 5, 4 हो गया, एक और दे देते हैं 6। सी 5 वैल्यूज ऑफ इंट टाइप आर, सही था यहाँ तक। उसके बाद 12, 11, 9, 5, 6, तो जो एलिमेंट्स मेरे पास पहले से अवेलेबल थे रेंज में, उसको तो उसने प्रिंट किया सक्सेसफुली। साथ ही साथ उसने एक एक्सेप्शन भी दे दिया। क्या बोल रहा है, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5। निर्धारित आपके पास जो बाउंड्री दिया गया, बाउंड्स विद बाउंड्री यहाँ पे बोल रहा है, तो जो लिमिट आपके साथ सेट किया गया था कि 5 लेंथ का ही आपका अरे बना है, आप उसके बियॉन्ड जाकर के एग्जीक्यूट या प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो उसके बियॉन्ड तो कोई चीज है या नहीं है, ये तो अननोन है हमारे लिए। वी कैन नॉट से कि उसके बियॉन्ड है ही नहीं, बट उसके बियॉन्ड कुछ है या नहीं है, दैट इज स्टिल अननोन, बिकॉज यूजर ने तो इनपुट किया नहीं है। यूजर ने सिस्टम से नहीं कहा कि ऑटोमेटिकली रैंडम वैल्यूज को इनपुट ले लो वहां पे। तो समझने वाली बात यह है कि वो जब स्पेस क्रिएट नहीं है, तो वहां पे वो क्या चीज ढूंढ करके प्रिंट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग एन एक्सेप्शन। बट गुड थिंग इज दैट एटलीस्ट उसने प्रोग्राम को पूरा रन किया। अगर आप ध्यान से देखो, उसने इनपुट लिया, इनपुट के बाद जो आउटपुट आया वो भी प्रिंट हुआ, स्टेटमेंट्स, वैल्यूज, एवरीथिंग गॉट प्रिंटेड, जहां तक के वैलिड था, जहां तक के प्रोग्राम में कोई इशू नहीं था। परहैप्स दिस इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ एन एक्सेप्शन, यू माइट से। अगर एरर होता तो क्या होता, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता ही नहीं, वहीं रुक जाता कि भाई एरर है, रेक्टिफाई करो तब रन करेंगे। बट एटलीस्ट हमारे पास ये चीज अच्छा है कि कोड एटलीस्ट रन तो कर रहा है। तो इससे ये पता चला मेरे कोड में मेजॉरिटी जो पीस ऑफ कोड है उसमें तो मिस्टेक्स नहीं है। मिस्टेक इज लाइंग एट अ स्पेसिफिक प्लेस, उसको देख करके हम लोग ठीक कर लेंगे। अगेन कोई बोलेगा कि सर ये तो एरर सिंपल से शो कर देना चाहिए था कि ये 7 तक क्यों जाएगा, जबकि यहाँ पे साइज मेंशन है 5। ठीक है, साइज जब मेंशन है 5, ठीक है, वहां पे क्यों होना चाहिए। सी द थिंग इज दैट okay, although we have mentioned the size as 5 over here, but there is a concept that is known as vectors. ठीक है, जावा में एक और कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर्स, जो कि अरे का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है ना, अरे का ही एक एक्सटेंशन है। तो व्हाट इज दैट एक्सटेंशन इज, अरे के कुछ डीमेरिट्स हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हम लोग देख रहे हैं। तो डीमेरिट क्या है, पहला डीमेरिट ये है कि साइज हमारा बहुत स्टैटिक होता है।
हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया size 5. Now while executing the program I cannot change the size, it has become a constant value. ठीक है, तो एक तो स्टैट आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ही साइज मेंशन कर देना पड़ता है, दैट इज वन लिमिटेशन. सेकेंड थिंग इज दैट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अगर आपको कुछ एड ऑन्स करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, इट डज नॉट गिव यू एनी परमिशन. और वो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में भी देखे हैं, व्हाई लिंक लिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज के अरे में कुछ लिमिटेशंस थे, बिकॉज के वेरिएबल्स में कुछ लिमिटेशंस थे, इसलिए अरे आया था. तो डेफिनेटली जो भी लिमिटेशंस हमारे पास दिखाई दे रहे हैं अरे में, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि साइज उसका फिक्स्ड है. ठीक है ना, साइज उसका फिक्स्ड है. तो इस साइज को वेरिएबल करने के लिए कि व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इफ आई वांट कि मेरा साइज बढ़ता चला जाए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है वेक्टर्स. So what we are going to do is that we have understood the concept of array. array को जावा में रिप्रेजेंट करना सीख लेंगे और वेक्टर्स का एक प्रोग्राम देखेंगे जहाँ पे वो रियल टाइम पे जब प्रोग्राम को जरूरत पड़ रहा होगा वहाँ पे साइज इंक्रीज कर रहा होगा हमारे array का. ओके, एक्सेप्शन में यहाँ तक कोई डाउट है? फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. खुशी, एनी डाउट? नो सर. ओके, ओके. सो आज हम लोग दो प्रोग्राम देख रहे हैं, एक विदाउट एक्सेप्शन एंड विद एक्सेप्शन. ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि ब्लॉक्स है क्या चीज, जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे. छोटा सा प्रोग्राम हम लोग लेते हैं. ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं. सी अगेन, इफ यू सी वी डू हैव द हेलो वर्ल्ड, जो कि हमारे कोड से पहले था. यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं था, सक्सेसफुली रन किया. नीचे आया, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन थे, वो करने के बाद जब रिजल्ट प्रिंट कर रहा था, ठीक है, तो उसने एरर दे दिया. एंड परहैप्स इसमें एरर देने से पहले
एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं देकर के वो जिस लाइन पे एक्सेप्शन हुआ है वहां पे ही एरर दे रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है, सॉरी। इससे पता ये चल रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शन जहां मिला उसके बियॉन्ड वो जाता ही नहीं है, वो वहीं पे रुक गया है। इफ यू सी व्हाट द एक्सेप्शन स्टेट्स, java.lang arithmetic exception. So which type of exception is it? It is of arithmetic type exception. It states that division by zero, है ना, ये exception आपका आ रहा है। You're trying to divide or you're trying to perform an arithmetic operation where division by zero is being committed and which is not permissible. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि एक्सेप्शंस यहाँ पे जनरेट हो गए। दीज आर इनबिल्ट एक्सेप्शंस, डिफॉल्ट एक्सेप्शंस, जो कि जितनी बार भी आप डिवीजन बाय जीरो मारोगे वो इस तरह का एक एक्सेप्शन जनरेट करता जाएगा। नाउ वी वांट टू क्रिएट सच एक्सेप्शंस बाय आवर ओन। अपने आप में हम लोग एक्सेप्शंस जनरेट करना चाह रहे हैं, तो इसी प्रोग्राम को हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के पैरामीटर्स के अंदर कैसे लिखेंगे, इसको हम दोबारा से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एक बार थोड़ा आप विजुअलाइज कर लीजिए इफ पॉसिबल, इफ यू विश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। I'll declare two variables again, x comma y. X comma y. Instead of declaring, we'll introduce a new keyword, that is try. ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, जैसे ही हमारा ट्राई ब्लॉक यहाँ पे एंड हो रहा है, आई हैव नॉट मेंशन्ड द एंटायर पीस ऑफ कोड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक ओनली। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हैव अ कैच, and we are mentioning, we are creating an object arithmetic exception। उस ये क्लास हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया लेट्स से e। So this is the most common thing that you're going to see across the Java codes, जहाँ पे हम लोग try, catch, throw या exception handling के components use करते हैं, that there might be an exception class and उसका एक object होगा। ठीक है, arithmetic exception हमारा यहाँ पे आने वाला है। So we are expecting कि यूजर जो हो सकता है या तो यूजर से इनपुट करा दे, तब भी यही बात साबित होता कि अगर जो वैल्यू यहाँ पे इनपुट किया जा रहा है वो अगर बाय मिस्टेक या अनफॉर्चुनेटली जीरो आ जाए तो ये ऑपरेशन किस तरह का बिहेव करेगा वो जानना था। तो एक पॉसिबल सिनेरियो है कि एक्सेप्शन जो हमारा है अरिथमेटिक टाइप का वो अराइज हो सकता है अंडर सर्टेन स्पेसिफिक सिनेरियोज। कैच ब्लॉक के अंदर
ओके, एंड ये हो गया कैच ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट हम लोग डाल दिए हैं। एंड उसके बाद हमारे पास रहेगा आउट ऑफ कैच ब्लॉक। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्राई एंड कैच ब्लॉक इंट्रोड्यूस किए हैं। अगेन इसका एक्सटेंशन होता हमारे पास ट्राई कैच एंड थ्रो। ठीक है, अब ये देखने में बहुत हैफाजार्ड लग रहा है कि रन तो करेगा, लग रहा है ट्राई ब्लॉक, लेकिन आउटपुट में क्या आएगा रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट किया बिफोर द एक्सेप्शनल पार्ट। डिवीजन बाय 0 has happened and we are out of catch block. Anyone who could explain कि क्यों दोनों ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं? टेक अ नोट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ना यहाँ पे 0 की जगह हम 10 कर रहे हैं, नॉन जीरो वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या देगा हम लोगों को। सी, मार्क द डिफरेंस इन द आउटपुट। सो कौन सा कॉम्बिनेशन में कौन से ब्लॉक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये रिलेशन आप, हम बस कोड रन करके देख रहे हैं। आई वांट कि आप लोग इस चीज को खुद अपने विजन से समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है, कौन कौन से ब्लॉक्स कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। यस सर, जब x का वैल्यू 0 था तब क्योंकि एक्सेप्शन मिल गया था, तब वो कैच वाला जो बॉक्स था हमारा वो रन कर रहा था, वो भी एग्जीक्यूट हो रहा था, और जब आउट हुए तब भी। लेकिन जब x का वैल्यू आपने 10 कर दिया तो एक्सेप्शन तो था नहीं उसके पास, तो उसने दिस इज द इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, ट्राई पे किया, वो हो गया, और एक्सेप्शन नहीं मिला उसे तो वो डायरेक्ट फिर वो कैच के बाहर वाला जो ब्लॉक था उसको प्रिंट कर दिया, वी आर आउट ऑफ कैच ब्लॉक। वेरी सिंपल, नाइस। ठीक है, सही आंसर है। ठीक है, इट मीन्स ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट हमने लिखा है ये ना तो ट्राई ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है ना कैच ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है। वॉट एवर बी द आउटकम ऑफ द कोड, हम अपना रन करके आउटपुट शो करेंगे, ये यही कह रहा है। ठीक है, नहीं क्योंकि दोनों के साथ जा रहा है। दिस द कैच पार्ट will only arise or occur or will execute if there is an exception of that type. ठीक है ना, उस पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन अगर हमें मिलता है तो कैच ब्लॉक यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। इस बात को नोट डाउन फिर से करें, आई एम स्टिल रिपीटिंग इट वंस अगेन कि अगर उस टाइप का एक्सेप्शन हमें मिलता है यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर तो वो कैच पार्ट को एक्टिवेट करेगा। अगर ये बात सही है, क्या अगर हम यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ही कैच बना दें लेकिन यहाँ पे हम अरे वाला ऑपरेशन रन करके देख लें, क्योंकि वो तो अलग तरह का एक्सेप्शन जनरेट करा, वो तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं देगा। तो क्या उसके लिए भी हमको एक अलग से एक्सेप्शन बनाना पड़ेगा या कॉम्बिनेशन अलग अलग हो गया करके वो एरर थ्रो कर देगा? तो बात है बहुत छोटी सी, लेकिन इतने कॉम्बिनेशंस यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, हम लोग को उस चीज का क्लैरिटी रखना पड़ेगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू इंश्योर कि कौन सा ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आ रहा है क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन हमारे कैच ब्लॉक में हैंडल होते हैं, या हम कैच ब्लॉक में कोई भी टाइप का एक्सेप्शन लिख दें वो रन कर जाएगा।
ठीक है ना, ये भी हम लोग को एक चीज देखना चाहिए। ऑल्सो सी हो क्या रहा है, ट्राई ब्लॉक हमारे पास वो ब्लॉक है कोड का जिसमें हमारा एक्चुअल कोड रन करना है, ठीक है ना, जिसमें हमारा एक्चुअल कोड रन होगा, और उस कोड में एक पॉसिबिलिटी है कहीं पे देयर इज अ स्कोप कि एक एक्सेप्शन वहां पे अराइज हो जाए। जैसे हम लोगों ने लाइन नंबर 17 यहाँ चुना, डिवीजन बाय एक्स, दैट इज इफ अनफॉर्चुनेटली बाय मिस्टेक द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम्स 0। ठीक है ना, तो ये एक एक्सेप्शन जनरेट होने का स्कोप है यहाँ पे। तो अगर ये एक्सेप्शन अराइज होता है तो हमारा सिस्टम परफॉर्म कैसे करे, तो क्या हो रहा है, कैच ब्लॉक जो है जैसे ही एक्सेप्शन मिल रहा है वो वहां से जंप करके और उसके नीचे जितने भी लाइंस ऑफ कोड्स ट्राई ब्लॉक के अंडर है वो सब अनटच्ड रह जा रहे हैं, है ना, उन सबको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, सीधे वो कैच को थ्रो कर दे रहा है। तो देयर इज अ जंप ऑन द कंट्रोल ऑफ द स्टेटमेंट्स। लाइन नंबर 17 में एक्सेप्शन मिला, इट डायरेक्टली जंप्स टू लाइन नंबर 19, इसके अंदर जो भी काम करना था करेगा, और उसके बाद अगर कोई नॉन ट्राई एंड कैच ब्लॉक अगर होगा तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन अरिथमेटिक टाइप का आ रहा है, आई सिंपली चेंज दिस एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमारे पास एक जो एक एक्सेप्शन आता है, ये रहा एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो दैट इज अ क्लास और उसका एक ऑब्जेक्ट है ई नाम से हम लोगों ने बना लिया है। यूजुअली मोस्ट कॉमन आप ई ओ बी यही टर्मिनोलॉजीज देखोगे व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि अगर यहाँ पे मेरे पास लेट्स से 0 हो और हम यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे बाई 0 आ गया, अब क्या हम इसको रन करेंगे तो ये इस कैच ब्लॉक को एक्टिवेट करेगा बिकॉज ये एक्सेप्शन किसी दूसरे टाइप का थ्रो कर रहा है। रन करके देखते हैं। ये अलग तरह का हम लोग को शो कर रहा है, ये हमारा कोड है ही नहीं। इफ यू सी ये वही एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है जो हमारा नॉन ट्राई कैच ब्लॉक वाला पहला प्रोग्राम जो आज हम लोग बनाए थे, सिंपल सा मेन मेथड में डिवीजन बाय 0 करके देख रहे थे, तो एक एक्सेप्शन वहां पे इनबिल्ट एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, जबकि अभी हम लोग यहाँ जो बनाए ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस हैं। इससे पता ये चला कि अगर जिस टाइप का एक्सेप्शन यहाँ पे अराइज हो रहा है उसके टाइप के अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं
तो टाइप मिसमैच हो करके डिफॉल्ट अगर कोई एक्सेप्शंस उसके होते हैं तो वो प्रिंट कर दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, एक और लास्ट चीज हम लोग देख सकते हैं कि देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन गो फॉर मल्टीपल कैच क्लॉजेस, है ना। जैसे हम लोग कंबाइन कर दे रहे दोनों सिनेरियो को कि हमारे पास एक इंटीजर डिवीजन वाला भी सिनेरियो है और एक अरे वाला भी सिनेरियो है, एक ही प्रोग्राम में दोनों हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब मेरे पास दो सिनेरियोज आ रहे हैं, दो अलग अलग टाइप के, क्या हम दोनों को एक्सेस या हैंडल कर सकते हैं? कैन वी यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर कैन वी यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर मल्टीपल क्लॉजेस? So yes, the answer is yes. There are scenarios of handling multiple catch clauses of different type. तो ये जो हम लोग आज देख रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का, these are user defined exceptions. Exceptions has to match with the error message या ऑब्जेक्ट, जिसके बेसिस पे वो करेक्ट सेंटेंस या करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। I'll simply write down a few lines of code, then I'll come back to you.
Okay, so we have written this code where we have used multiple catch clauses. ठीक है, अब ये प्रोग्राम अगर देखा जाए ट्राई ब्लॉक के अंदर, इसमें दोनों ही तरह के एक्सेप्शन दिखाई दे रहे हैं. एक तो यहाँ पे अरे के लेंथ वाला एक इशू आ रहा है, जहां पे इफ यू सी सी एक अरे है जिसमें एक एलिमेंट इनपुट किए हैं, तो एक एलिमेंट इनपुट किए तो वो 0 इंडेक्स पे ही स्टोर होगा. लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, C14 मतलब अरे का जो 14th इंडेक्स है उसमें एक वैल्यू को यहाँ पे ट्रांजिट करना चाह रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है. तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, देन विल कम बैक टू दिस. Okay, so we do have an error. कहीं हमने मिस्टेक सेकंड कैच सर, सेकंड कैच में ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वो सेमीकोलन छूटा हुआ है. ओके यार. एंड अरिथमेटिक सर, ये कैच के बाद सर सेमीकोलन लगेगा? कैच के बाद सेमीकोलन लगेगा. कैच ब्लॉक सर ट्राई में नहीं है. ओके ओके ओके, चेंज करके देख लेते हैं. मल्टीपल था आई थिंक सो. ओके सॉरी, आई थिंक अब ठीक है. हाँ, ये था एक मिस्टेक. ठीक है, तो क्या क्या शो कर रहा है हम लोग को, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स 0. ठीक है, ये कहाँ पे आया हमारा वैल्यू ऑफ a. ठीक है, तो ये कहाँ से पिक कर रहा है, हमारा जो स्ट्रिंग जो यहाँ पे है. ठीक है, उसका लेंथ, तो करेंटली तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज स्टेटिंग द लेंथ एज 0. ओके फाइन. और उसी a के वैल्यू के साथ हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, विच इज टर्निंग आउट टू बी डिवीजन बाय 0. तो एक एक्सेप्शन है. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये एक्सेप्शन मिलता है तो ये कैच क्लॉज को पकड़ता कैसे है. इसका अगर हम सबसे आसान आंसर दे पाए तो रिमेंबर द स्विच केस स्टेटमेंट्स, जहां पे हमारे एक स्विच का वैल्यू जो है मल्टीपल केसेस में घूम करके अपना मैच करता है. जिस केस वैल्यू के साथ मैचिंग होता है उस केस को एग्जीक्यूट करता है. So somewhere down the line our try is similar to the switch expression, और उसमें जो exception निकल करके आया that has to be matched with all the available catch clauses जिनमें वो सटीक बैठ रहा होगा as per the syntax, उसको हिट करेगा. What if कि अगर ऐसा कोई exception हमको नहीं मिलता है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग कहीं कुछ नहीं बात किए हैं कि अगर कोई exception हमें नहीं मिले तब वहां पे क्या होगा. So this was all about the use of creating the try catch blocks. अगेन सवाल फिर वही आता है कि सर इतना एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं इस छोटे से चीज को जब वो इंटरनली अवेलेबल है. सी द थिंग इज दैट देयर कुड बी सर्टेन एक्सेप्शंस जो कि हमारे सिस्टम में आ जाएगा. ठीक है ना, टीवी में जब लोग रिमोट से इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो 2 डिजिट 3 डिजिट तक का चैनल सर्च कर सकता है, उसके बियॉन्ड ऑप्शन नहीं है उसके पास. अब उसमें लोग कुछ ऐसा 4 बटन दबाना चाहे तो एक्सेप्शन जनरेट करे, या ऐसा कुछ ऑप्शंस हो जाए कि हम लोग 3 डिजिट के बियॉन्ड नहीं जा सके, या ऐसा कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो जहां पे हम लोग को एक्सेप्शंस जो है अपने हिसाब से पुट डाउन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल एटीएम से जब लोग पैसा निकाल रहे हैं तो वहां पे हमें पता है कि 550 रुपया नहीं निकलता है, 335 रुपया नहीं निकलता है. तो ये सब तो एक एक्सेप्शन हो सकता था. अब उसको वो एरर के नाम पे अगर शो कर रहा है तो एक्सेप्शन हैंडल करा पा रहा है. ठीक है ना, सो वी डू हैव द एक्सेप्शंस which might arise on their own, but here we are trying to reflect those exceptions and we are trying to handle the exceptions. So there is a difference between what the system was throwing down as exception, and there is a difference between what we are writing down as the try and catch blocks which is going to handle the exceptions. इसमें और भी
थ्रोज फाइनली, ये 3 कंपोनेंट्स और आते हैं. लुक फॉर देयर यूजेज. ठीक है. I'll be sharing some notes with मैम. आप लोगों को आई थिंक विद इन 2 days मिल जाएगा. गो थ्रू दोज नोट्स, और अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. एनी डाउट टिल नाउ? नो सर. ओके, यहीं पे रुक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर.